नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। तो जैसे कि हमारी साइंस में फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, आज 4th नंबर यूनिट है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। आज वो पढ़ेंगे हम। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलो क्लास शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं, बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो है ग्रेविटी और दूसरा है अट्रैक्शन। ग्रेविटी तो होती है आपकी गुरुत्व, अट्रैक्शन होता है आकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली इन दो वर्डों से मिलकर बना है, ग्रेविटी और अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मान लो कि कोई भी अपने यूनिवर्स में दो बॉडियां हैं ना, जो कोई भी दो बॉडी लगाओ जिनका कोई मास है, वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये, इसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये कहता है हमें गुरुत्वाकर्षण बल कि किसी पूरे अपने यूनिवर्स में दो बॉडियों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो न्यूटन ने अपना लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे किस काम का है, हम क्यों पढ़े इसे, या हमारे दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल है जो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दो एग्जांपल के साथ में समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पे खड़े हो सकते हैं, या जो किसी भी प्लेनेट है, मान लो कोई प्लेनेट, इसके चारों ओर का जो सराउंडिंग है ना, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो। ठीक है, मान लो हम पृथ्वी के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। मून की जो मोशन है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। मान लो कि ये अपनी अर्थ है और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है आपका मून। मून है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो किसके कारण चक्कर लगाता है? जो ये ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में जो क्या नाम है आपका, मून जो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों ओर, तो अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स है, और इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, उसे हम पढ़ेंगे। क्या लॉ था वो, क्या नियम था ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने दिया था? न्यूटन ने बताया हमें कि मान लो कोई एक बॉडी है m1 और दूसरी कोई बॉडी है m2, इनके बीच में एक इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्शन फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम F के साथ में मान लो डिनोट कर रहे हैं अभी। और इन दोनों जो पिंड है या बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की जो रेडियस है, डिस्टेंस है सॉरी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं R से। तो जो न्यूटन का लॉ है ये क्या कहता है कि जो ये इनके बीच में, इन दो बॉडी के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। मान लो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और दूसरा ही साथ में ही न्यूटन ने क्या कहा कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, जिसे हम r के साथ में डिनोट कर रहे हैं,
इस आर के होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम क्या मिलेगा हमें, सॉरी इनको इक्वल करेंगे तो फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाने के लिए न्यूटन ने क्या किया, एक g नाम का कांस्टेंट ऐड किया जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन ड्राइव कर दी न्यूटन ने जिसका नाम दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन मान लो कोई आता है तो इस जी की एक अहम भूमिका होती है। तो इस जी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। एक तो है इसका मान जो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और दूसरा जो जी का मान है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो एक समान रहता है ऑल ओवर यूनिवर्स, यानी कि जी का मान एक समान रहता है हर जगह पे, ग्रेविटी की तरह चेंज नहीं होता। दूसरा, और इसकी यूनिट के बारे में पूछ लिया जाता है। मान लो एसआई यूनिट क्या है जी की, तो एसआई यूनिट तो हमने लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कई बार इसकी सीजीएस यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो जिसे हम लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये था यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लगा लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लो। एक तो इसका मान है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एक ये हर जगह सेम रहता है, चेंज नहीं होता ग्रेविटी की तरह कि और दूसरा तीसरा इसका है यूनिट के बारे में पूछ लेते हैं। एसआई में इसकी यूनिट क्या है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ जाता है इस इक्वेशन से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ दिया गया है उसकी डेरिवेशन क्या है। डायरेक्ट इससे पुटअप हो जाता है क्वेश्चन, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स था जो न्यूटन ने दिया था। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? वह त्वरण जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। समझेंगे कैसे पृथ्वी अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। मान लो ये है अपनी अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर और ये हो गई इसकी रेडियस। इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है जिसका मास है m और अर्थ का मास हम मानते हैं me। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो ये बॉडी रखी हुई है ना, ये बॉडी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, जो फोर्स लगाएगी ना वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बॉडी के वेट के इक्वल। तो वेट किसके इक्वल होता है, m इंटू में g। और इसी g के बारे में हमें पता लगाना है कि ये ग्रेविटी है, ये क्या है। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से हमने क्या डिराइव किया था कि F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पे हम जो
वेरिएबल्स ले रहे हैं, एमई है, जैसे मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल एम से हम डिनोट कर रहे हैं जो बॉडी है उसका द्रव्यमान या बॉडी का मास, और आर ई से हम डिनोट कर रहे हैं अर्थ की रेडियस या पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहां पे हम इस इक्वेशन में चेंज करते हैं थोड़ा, जो फोर्स लग रहा है ना वो किसके इक्वल है, जो बॉडी का वेट है उतना बॉडी अपने वेट के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी। तो W इजकल टू एम इंटू जी। तो हम यहां क्या करेंगे, फोर्स की जगह m इंटू जी करेंगे, क्योंकि इतना ही बल ऑब्जेक्ट के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाया जा रहा है। जी है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। m1 क्या है, अपना मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसे हम me के साथ डिनोट करेंगे। और m जो है ये बॉडी का मास है, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और जो रेडियस है वो हमें माननी है re, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, इसका स्केयर कर देंगे। इस m से तो काट देंगे हम इस m को, तो बच गया क्या यहाँ पे, ग्रेविटी, यानी कि g किसके इक्वल हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में पृथ्वी की त्रिज्या का स्केयर। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम मास ऑफ अर्थ है जो हमें पता है कि कितना होता है मास ऑफ अर्थ, 5.97 इंटू 10 की पावर 34 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और ऐसे ही हमें पृथ्वी की त्रिज्या का भी पता है कितनी है, ये कितनी है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो अगर इन वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो यहां से हमें ग्रेविटी की वैल्यू निकल आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। अब हम जैसे पिछले टॉपिक पे जो था ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसमें हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझा था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट जो है। ऐसे ही अब हम ग्रेविटी के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि जो ये जी है, एक तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो ग्रेविटी है ना, इसका मान एक समान नहीं रहता। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान हर जगह पूरे यूनिवर्स में एक समान था, लेकिन ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मान एक समान नहीं रहता। अर्थ पे ग्रेविटी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आता है, तो हम क्या बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटी से हम अपने दैनिक जीवन से लगाते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा ग्रेविटी कैसे काम करती है। मान लो एक तो लिया हमने ये डस्टर और एक लिया हमने ये पेन की कैप, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट गिरेगा, सबसे पहले डस्टर गिरेगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। वेट अगर ज्यादा किसी बॉडी का होगा तो वो उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी और उतना जल्दी पृथ्वी के ऊपर गिरेगी। अब आप बोलोगे कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा, मान लो कोई, इसे साफ कर रहा हूं, हम मानते हैं कि ये कोई एक पत्ता है और ये कोई बॉल है जिसका वेट है, लगा लो 10 न्यूटन इसका वेट है। हम इनको ड्रॉप करते हैं तो सबसे पहले सरफेस पे क्या आके गिरेगा, अगर इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि बॉल ज्यादा भारी है इसलिए बॉल पहले आके गिरेगी,
आपने बोला बिल्कुल सही। क्यों गिरेगी? क्योंकि जो इसका वेट है और ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है, ज्यादा वेट होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये बॉल है जो जल्दी आके गिरेगी। अब मैंने बोला आपको कि मैंने ले लिया है कि वैक्यूम चैम्बर और इसमें है ग्रेविटी जीरो या जीरो ग्रेविटी चैम्बर। इसमें ग्रेविटी जीरो है, मान लो ग्रेविटी की वैल्यू है जीरो। तो अब हम एक पत्ते को गिराते हैं और एक बाल को गिराते हैं जिसका वेट है 10 न्यूटन। अब आप बताओ कि सरफेस पे आके पहले क्या गिरेगा? तो कुछ लोग अब भी बोलेंगे कि सर बॉल तो भारी है, पत्ता तो बिल्कुल हल्का होता है, तो बॉल जल्दी आगे गिरेगी। तो आप हो जाओगे गलत, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू यहां पे जीरो है, जीरो ग्रेविटी चैम्बर है, तो पत्ता और बॉल दोनों एक समय पे आके सरफेस से टकराएंगे। ये है ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस। अगर ग्रेविटी नहीं है तो दोनों चीजें एक समय पे आके नीचे गिर रही है। यहां पे ग्रेविटी अपना रोल अच्छी तरह से निभा रही थी, तो क्या किया ग्रेविटी ने? जो भारी चीज ज्यादा भारी चीज थी वो सरफेस पे जल्दी आके गिरी। और ऐसे ही एक और एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे। टेनिस बॉल होती है जो, टेनिस बॉल को आप मैदानी क्षेत्र में बाउंस करके देखिएगा, वो कम बाउंस होगी। और टेनिस बॉल को आप ले जाके हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पे बाउंस करके देखिएगा, उसका बाउंस लेवल बढ़ जाएगा या ज्यादा उछलेगी। क्यों? क्योंकि हिली एरिया पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है कम, कम ग्रेविटी की वजह से ज्यादा बाउंस करेगी। ऐसे ही पेंडुलम क्लॉक होती है जो, पेंडुलम क्लॉक को अगर आप हिली एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में, पहाड़ी एरिया में लेके जाएंगे, तो पेंडुलम की जो ऑक्सिलरेटरी मोशन होती है, जो पेंडुलम का ये जो एक कंपोनेंट होता है जो ऑक्सिलेट करता है इधर उधर, इसकी गति स्लो हो जाएगी क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने पढ़ा। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक अलग चैप्टर के साथ में, कल कुछ और डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।